हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज आपकी बर्तनी की लास्ट क्लास है। बर्तनी का आपका चैप्टर चल रहा था। बर्तनी में कुछ आपको हम कोर्स करा चुके हैं और लास्ट में थोड़ा सा रह गया था। जैसे कि बर्तनी में ब और व का प्रयोग, ब और व का प्रयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए। ये ब और व का प्रयोग शब्दों की रचना में विशेष सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ब की जगह व या व की जगह ब लिख देने पर अर्थ बदल जाता है। जैसे कि बहन, बहन का अर्थ होता है भगिनी। अगर हम ब की जगह व का प्रयोग करें तो हो जाएगा वहन। वहन का मतलब होता है किसी चीज को ढोना। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है बार, यदि जैसे बार का अर्थ होता है दफा, यानी कितनी बार, यानी कितनी दफा। यदि बार का हम वार लिख दें, वार, तो वार माने क्या होता है, किसी पे वार करना। जैसे हमला, हमला कर देना। या वार, जैसे गुरुवार, शनिवार, शुक्रवार, सोमवार। तो वार जो होता है, वार माने दिन भी होता है। ऐसे ही बाद, बाद शब्द का अर्थ है उपरांत। बाद का अर्थ है उपरांत, यानी किसी के बाद, यानी उसके उपरांत। इसका अगर हम बाद की जगह वाद लिख दें तो इस बर्तनी से इसका अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि हम वाद का अर्थ होता है बातचीत करना। जैसे वाद विवाद लिखते हैं ना, तो ऐसे ही वाद का अर्थ होता है बातचीत करना। तो इस चीज का हमें बड़ा विशेष ध्यान रखना है। हमें कहाँ पर वा लिखना है और कहाँ पर बा लिखना है। इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब तक बर्तनी के लिए हम बार बार शब्दों को लिखकर और पढ़कर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारी शुद्ध बर्तनी सही से नहीं हो पाएगी। मान लीजिए मैंने आपको प्रयोग तो करा दिए, आप इसका अगर अभ्यास नहीं करते हैं, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे इस चीज का आप इस चीज में परिपक्व हो पाएंगे। जैसे एक संस्कृत का श्लोक है, विद्या केन वर्धते। इसका अर्थ होता है विद्या किससे बढ़ती है। तो इसका एक उत्तर रूपी, यानी इसका एक उत्तर यानी आंसर रूपी इसका एक उदाहरण है। यानी हम इसका कैसे बताएंगे कि विद्या किससे बढ़ती है। तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? अभ्यास से। तो हमें जिस चीज का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे वो चीज में हम परिपक्व हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। जैसे हम हिंदी में, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये हिंदी भाषा के लिए पढ़ाया जा रहा है, आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है। जैसे कि हिंदी में हम जब शब्द लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में संस्कृत में क्या अंतर होता है, हिंदी के ये जो नियम हैं वो हिंदी के शब्दों की रचना के लिए है, ना कि संस्कृत के लिए। संस्कृत के जो शब्द हैं, लगभग हिंदी में 60% शब्द हैं जो हिंदी के हैं वो संस्कृत के हैं, और संस्कृत के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वहाँ जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी के जब हम शब्द बनाते हैं तो वहाँ कुछ नियम हैं, उनको लागू करना पड़ता है। जैसे शब्द में दो शब्द, यानी स सीटी वाला और स षटकोण वाला, यदि दो शब्द आते हैं, या अथवा तीनों शब्द, यानी सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सपेरा वाला सा होने पर क्रमशः हम इनको कैसे लिखेंगे। हमें जिस तरीके से ये क्रम में लिखे होते हैं, ये आप इस चीज को तो जानते ही होंगे, ये ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। इनको क्रम से हम इस तरीके से लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। जब हम शब्द रचना करेंगे तो इनमें स सपेरा वाला पहले आता है, सीटी वाला बाद में आता है, और षटकोण वाला सा
वो अंत में आता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने एक शब्द की रचना की संश्लेषण, संश्लेषण में सब सपेरा वाला पहले आएगा, सीटी वाला बाद में आएगा, तब लिखेंगे लेषण, तो फिर षटकोण वाला इससे भी बाद में आएगा। ऐसे ही विश्लेषण, विश्लेषण में देख रहे होंगे आप सपेरा वाला नहीं है तो उसको अलग कर दिया है, सीटी वाला आया है, फिर उसके बाद षटकोण वाला। ऐसे ही शोषण, शोषण शब्द को हमने लिखा है तो शोषण में सीटी वाला पहले आया है और षटकोण वाला बाद में आया है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस चीज़ को अगर आप एक दो बार और पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सीटी वाला षटकोण वाला फिर स वाला आता है, फिर स वाला आता है व्यंजन में लिखने में, लेकिन हमें क्या करना है, स वाले को लास्ट वाले को पहले रख देना है, बस इतना करना है। और आपकी वर्तनी जो है वो हिंदी की जो भी वर्तनी होंगी आप लिखेंगे वो शुद्ध लिखी जाएगी। अब आपका नंबर चलता है जैसे नंबर 8, ये आपका क्या क्या प्रयोग करना है, किस शब्द का, वो किस वर्ड का किस शब्द में कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में बता चुका हूँ। अब आपका कुछ अभ्यास सेट है, यानी इसमें से मैंने करीबन 5 क्वेश्चन लिए हैं, उनको हम आपको कराते हैं। जैसे मैं आपको बार बार बताता था कि वर्ड विच्छेद, अगर आप वर्ड विच्छेद अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो फिर संधि विच्छेद भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड विच्छेद के बिना शुद्ध वर्तनी और शुद्ध संधि या संधि विच्छेद कर पाना असंभव सा होता है। जैसे वर्ण वियोजन, वर्ण वियोजन का मतलब विच्छेद से होता है, वर्ण का वियोजन यानी विखंडन करना या विच्छेद करना, एवं वर्ण संयोजन, संयोजन माने जैसे संधि करना यानी इकट्ठा करना वर्णों को। तो ये जो है वर्ण वियोजन एवं वर्ण संयोजन या वर्ण विच्छेद के बारे में हम आपको जो है समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है वर्ण वियोजन में, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए ऊर्जा, ये ऊर्जा शब्द जो लिखा है इसको हम अब वर्ण वियोजन करना है यानी वर्ण विच्छेद करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊ एक स्वर है, ऊ ऐसा ही आएगा प्लस, अब इससे पहले क्या आ रहा है, र का रेफ रूप आ रहा है, र का रेफ रूप आ रहा है, रेफ रूप में र आधा रहता है और जिस व्यंजन के साथ इसका प्रयोग किया गया है वो व्यंजन पूरा रहता है। तो यहाँ र आधा है, हलंत लगा दिया, प्लस जब हलंत लगा दिया, हलंत क्यों लगा दिया, ज के साथ एक बड़ा आ है, प्लस आ, ये होता है वर्ण वियोजन, वो वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद। इस तरीके से अगर हम इन चीजों को अच्छे से खोलना सीख जाएंगे तो हमारा ये मान लीजिएगा आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। संधि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या वर्तनी से रिलेटेड हो या वर्णमाला से रिलेटेड हो, तो ये सारे हमारे जो है डाउट खत्म हो जाएंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बार बार आता है परीक्षाओं में, आशीर्वाद, ये अभी लिखा हुआ है आशीर्वाद, ये शुद्ध रूप है। जैसे आ एक स्वर है, आ प्लस स सीटी वाला, एक व्यंजन है और व्यंजन हमेशा ऐसे लिखा जाता है, बिना स्वर के कभी पूरा नहीं होता। इसके साथ स्वर क्या है, ई स्वर है प्लस वा है, वा से पहले रेफ रूप है, रेफ रूप यानी र का, र है फिर वह है फिर आ, व के साथ आ का डंडा है आ, यानी मात्रा में प्रयोग किया गया है स्वर का, आ प्लस
द प्लस द के साथ अ का प्रयोग है। ये है वर्ड विच्छेद या वर्ड वियोजन। मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ना आया हो तो इससे पीछे की वीडियो जो है वो आप देख लेना। हाँ भाई, एक बात जरूर कहूँगा, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद जो है शेयर बहुत कम करना है। वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके, अगर समझ ना आए तो कमेंट करिए, समझ आए तो कमेंट करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अगली वीडियो जैसे ही आती है वो आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और हो सके, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि विद्या किससे बढ़ती है? अभ्यास से बढ़ती है और एक दूसरे को शेयर करने से। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी मित्र हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं, जो आगामी आने वाले काल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब के लिए बोल दें। जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लीजिए दो मैं आपको सब बता चुका हूँ। जैसे अब पुरुष का हम कर देते हैं, पुरुष यहाँ पर मैंने र में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, न कि कुछ लोग इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ ये छोटे रूप है, छोटी ऊ की मात्रा का रूप, तो ये नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे जैसे प है, प अधूरा है, इसके साथ ऊ संलग्न है, प्लस र प्लस ऊ प्लस स के साथ यदि अ न हो तो इसको हम बोल नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन के साथ स्वर का होना, उच्चारण करने के लिए स्वर का होना जरूरी है। तो इस तरीके से इसका जो है हम वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कर देंगे। ऐसे ही इन सभी शब्दों को भी आप खोल के देखेंगे। अगर न खुले और न समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे। हाँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है हिंदी की पाठशाला के नाम से, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपना चैटिंग कर सकते हैं। आने वाली वीडियो जो भी होगा, आपका जो भी डाउट हो वो वहाँ आप बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? जैसे डगर, घड़ा, कार, गोल। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? जैसे मैंने आपको बताया था कि ड और ढ के प्रयोग में जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से हम किसका प्रयोग करते हैं? ड का। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? ड का। तो ये हमारा गलत, ठीक है। अब इसमें भी घ के बाद अड़ा का हुआ है, यानी प्रथम वर्ण के बाद हम कहीं भी ड़ का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये शुद्ध है। कार्ड, कार्ड। अब आप कहेंगे यहाँ कार्ड क्यों नहीं है? हमें कार्ड नहीं लिखना था, यहाँ लिखना क्या था? कार्ड, इसलिए ड का ही प्रयोग होगा। ये जरूरी नहीं है कि ड बीच में कहीं आ रहा है तो वहाँ हर जगह अड़ा का होगा, अड़ा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ ड का प्रयोग होना है वहाँ होगा, लेकिन जहाँ अड़ा का प्रयोग होना है वहाँ ड का नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और वर्ड भी सही है। तो हमने क्या कहा कि अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध ये है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब धन अ धन ह धन उ धन व धन र धन ई धन ह धन ई का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा। यानी संक्षेपण माने छोटा रूप, यानी वर्तनी का शुद्ध रूप क्या होगा? इन सभी को खोल के हम करेंगे तो संक्षेपण हो जाएगा या संयोजन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब हम देख लेते हैं, या इधर से देख लेते हैं
ये क्या है, व को व्री हे। ठीक है, हमें पकड़ने का एक तरीका होना चाहिए। पहले हमारे व्यंजन कहाँ से है, बा, यहाँ बा है, ये तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ बा नहीं है। ठीक है, यहाँ बा है, ये लीजिए, ये बहु है, लेकिन ब के बाद जैसे ब के साथ अ करेंगे हम तो ये हो जाएगा ब, पूरा ब। ह के साथ छोटा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हो, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब यहाँ भी इतना सही है और यहाँ भी इतना सही है, लेकिन यहाँ एक चीज देखेंगे हम, वह अधूरा है और र भी अधूरा है। ठीक है ना, वह भी अधूरा है और र भी अधूरा है। यहाँ वह भी अधूरा है और र भी अधूरा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ यहाँ बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, ब्री। क्या लिखा गया है, ब्री। तो ये क्या है, ब्री। यहाँ छोटी ई का प्रयोग है तो ये भी गलत है। यहाँ बड़ी ई का प्रयोग है तो हे, बड़ी, तो ये होगा ब्री। अब ह के साथ छोटी ई का प्रयोग किया गया है तो ये हो गया हे, तो हे। अब इसने कहा था शुद्ध वर्तनी संक्षेपण होगा, तो शुद्ध कौन सा होगा, शुद्ध इसमें कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में र वर्ण नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, री का प्रयोग, र का प्रयोग, इस चीज को आप भली बात देखे होंगे। मैंने ये भी बताया है कि गोल घुमाव वाले वर्णों के साथ र का प्रयोग हमें कैसे करना है, पदेन रूप में कैसे होता है, रेप रूप में कैसे होता है। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि र वर्ण नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं प्रकाश, प्र। यहाँ पदेन रूप में र का प्रयोग किया गया है। इसमें है वर्षा, वर्षा में यहाँ रेप रूप में र का प्रयोग किया गया है, इसमें भी र है। जैसे कि ड्रेस, ड्रेस में मैंने आपको कहा था कि जो घुमाव वाले वर्ण हैं, जो नीचे से गोल घुमाव वाले वर्ण हैं, उनके साथ र का प्रयोग कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। ये पाइनुमा र जो है उसके साथ लग जाता है, जैसे ड है, ड के साथ यूं कर देंगे। अब इसी को हम ठ के साथ लेंगे तो यूं कर देंगे, ऐसे हो जाता है। तो ये ड्रेस, ये भी सही है। अब इसने कहा है कि र वर्ण नहीं है, ये लिखा है पृथ्वी, तो पृथ्वी नहीं है ये क्या लिखा है, पृथ्वी, पृथ्वी। यहाँ रिरी है, ये र का प्रयोग नहीं है, यहाँ क्या है, रिरी का प्रयोग है। तो आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला, पृथ्वी। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं दो वर्ड लिखता हूं, वो दो शब्द, ब्रजेश और ब्रजेश। अब बताइए इसकी स्पेलिंग में क्या, जैसे इंग्लिश में अगर हम इसको खोलें, BRAJESH, इसकी स्पेलिंग इस तरीके से होगी, क्योंकि यह र का प्रयोग किया है, पदेन रूप में र का प्रयोग है, र के साथ ए आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ब अधूरा है, र पूरा है। तो जब र पूरा है तो र के साथ आप ये चीज देख रहे हैं, मैंने ये भी कहा था कि किसी भी व्यंजन के साथ जब तक अस्वर नहीं आएगा या ईश्वर नहीं जाएगा तब तक जो है वो पूरा नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ अ का सपोर्ट लेकर के चला है, और यहाँ रिरी है, और रिरी है तो वो ई की प्रयोग लेकर चलती है, जैसे BRIJESH, ये इस तरीके से बनेगा ब्रिजेश। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूं कि चंद्र बिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है। इस चीज को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इससे पीछे वाली क्लास में, कि चंद्र बिंदु, अनुस्वार और पंचमाक्षर, इनका प्रयोग कैसे होता है और कहाँ होता है।
ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे अनुस्वार और पंचमाक्षर का प्रयोग संस्कृत भाषा में कहीं भी हो सकता है। पंचमाक्षर और अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन अनुस्वार और पंचमाक्षर का प्रयोग हिंदी भाषा में केवल वहां होता है जो शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राएं हों। जैसे मान लीजिए ये है, जैसे मैं लिख देता हूं कौन। अगर मैं इसको कोन कर दूं तो क्या आएगा? नहीं आएगा। यहां मुझे ये रखना पड़ेगा, तब होगा कौन। ऐसे भी लिख देते हैं कौन। तो ये ध्यान रखना है कि जो विशेषकर ये ध्यान रखना है कि शिरोरेखा से ऊपर वाली जो मात्राएं हैं उनके साथ हिंदी में प्रयोग होता है, और वैसे अगर व्यंजनों के साथ हो रहा है या स्वर के साथ हो रहा है अनुस्वार, तो अंग का या पंचमाक्षर का तो वो संस्कृत भाषा के शब्द होंगे। ऐसे ही चंद्र बिंदु का प्रयोग भी हम संस्कृत के साथ करते हैं, नहीं करते, पाली के साथ नहीं करते, उर्दू के साथ नहीं करते, हिंदी के साथ करते हैं। हिंदी के साथ क्यों करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया है कि शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राएं जिस शब्द में हों, जैसे मैं लिखता हूं मुंह, यदि मैं यूं लिख दूं तो ये मेरी वर्तनी गलत हो जाएगी। और ऐसे लिखा हुआ आता भी है, और बच्चे लिखते रहते हैं तो उनको यही लगता है कि यही सही है और उसको वे टिक कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि यहाँ शिरोरेखा से नीचे वाली मात्रा आई है, तो इसलिए यहाँ हमें कैसे करना है? ये मुंह इस तरीके से लिखेंगे। शिरोरेखा से नीचे वाली कोई किसी भी वर्ण, किसी भी शब्द में अगर मात्रा आती है तो उसके साथ में जो है चंद्र बिंदु यानी बिंदु का प्रयोग होना है, तो वहां चंद्र बिंदु का करेंगे, न कि अनुस्वार। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है खंजन। खंजन शब्द में बना अनुस्वार, ये जो अनुस्वार बना हुआ है खंजन में, ये जो अनुस्वार बना हुआ है निम्न में से कौन सा है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जहां स्पर्शी व्यंजन हों और स्पर्शी व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर यानी पांचवा जो वर्ण है वो अनुस्वार होता है, और वो अनुस्वार केवल अपने ही वर्ग के वर्ण के साथ रहता है, किसी दूसरे के साथ नहीं रहता। जैसे खंजन में ख इधर छूट जाता है और आधा न का स्वर जो निकलता है, हमेशा हम कहते हैं कि जो भी न का स्वर हो या किसी भी वर्ण का स्वर जो आए उसका कहाँ आसीन करते हैं? इसके ऊपर, यानी आने वाले के ऊपर। यहाँ इसके ऊपर लिखा जाता है लेकिन गिना इसके साथ जाता है। जैसे खंजन, तो ज के साथ जाएगा, तो ज जो है जिस वर्ग का है, ज जो है ज वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचमाक्षर इससे पहले आ रहा होगा, उसकी जगह पर हमने इस अनुस्वार का प्रयोग किया है। जैसे क च ट त प, ये च वर्ग में आता है, च छ ज झ और इया। जब ये ज जो है तो ज से आगे कौन सा वर्ग आ रहा है? कौन सा वाला आ रहा है? ये वाला आ रहा है। इसको यहाँ प्रयोग किया गया है अनुस्वार के रूप में। किसको किया गया है? अंग है? नहीं है। न है? नहीं है। अणा है? नहीं है। यहाँ इस इया का प्रयोग किया गया है। ठीक है। वर्तनी का आपका चैप्टर जो है वैसे खत्म हो चुका है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक दो उदाहरण और जो करा देता हूँ। और इसको आप बार बार रिपीट करके देखिए। वर्तनी का कोई भी चैप्टर, कोई भी पेपर, यानी किसी भी, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट की कर रहे हो, यूपीएसआई की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो,
जिस पेपर में हिंदी आता है उस पेपर का आप उठा के देख लीजिए, वहाँ वर्तनी का कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलना ही है। और यदि ये समझ लीजिए कि ये वर्तनी का आपने चैप्टर पूरा कर लिया तो आपके 2 अंक पूरे। 2 क्वेश्चन पूरे का मतलब ये है कि कम से कम 2 अंकों में मेरिट लिस्ट में आपने देखा होगा हजारों बच्चों को आप पीछे छोड़ देंगे। कुछ बच्चे तो कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं, जिंदगी भर ठोकरें खाते रहते हैं। वो लापरवाही हमें कतई नहीं बरतनी है, ये विशेष ध्यान रखना है और केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। कोई भी अगर ज्ञान है तो उसको आगे बांटिए। हाँ, इस वीडियो को मैं फिर भी कह रहा हूँ, इस वीडियो को का सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वॉचिंग कीजिए, शेयर बहुत करिए। आपके पास 10 हैं, 5 हैं, जितने भी दोस्त हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। निम्नलिखित में से, जैसे आप देख रहे हैं हिंदी भाषा आई और यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्रा के साथ। निम्नलिखित में से जैसे कौन, इसमें भी हुआ, का शब्द वर्तनी के रूप में शुद्ध है। जैसे और घ। अब आप इसमें देख रहे होंगे शुद्ध वर्तनी में, जब तक आप इस चीज को बार बार पढ़ के नहीं देखेंगे नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे ये लिखा है जियो तसना, क्या ये सही है? जियो तसना, लेकिन हम किसी चीज को जब अगर पढ़ेंगे और जल्दी से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। न तो तब पूरा आ रहा है न सब पूरा आ रहा है, क्योंकि ना मात्र के लिए हमारी जीव का ठहराव होता है और निकल जाते हैं और कहाँ जाकर के ठहराव होता है? ना पर। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये भी गलत है, ज्योत्सना नहीं है, ज्योतिषना। हमारे मुंह से जो उच्चारित हुआ वो क्या था? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो ये भी गलत है। जैसे ज्योत्सना, ये शब्द जो है बिल्कुल राइट है। जैसे ज्योत्सना, अब ये ज्योत्सना तो लिखा, लेकिन जग के साथ ई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जग खुद अधूरा है और जग के साथ यदि ई का प्रयोग हो गया तो ये जब पूरा हो गया और इसने ई का सपोर्ट ले लिया, तो ये हो गया ज्योत्सना। तो ये भी गलत है। इस तरीके से कुछ वर्तनी आती है और ऐसा ही लगता है पढ़ने में कि ये ही सही है। हमें इसी चीज का विशेष ध्यान रखना है, वो गलती हमें कतई नहीं करनी है। धन्यवाद। आज आपका ये चैप्टर जो है वर्तनी खत्म हो गया। अग्रिम चैप्टर हम जहाँ तक है संधि या विराम चिन्ह से लेंगे, क्योंकि संधि विच्छेद जो है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कम से कम 2 क्वेश्चन
या ये क्वेश्चन तो पक्का ही है, 100% किसी भी एग्जाम में आता ही है। और मैं आपको वो फैक्ट पढ़ाऊँगा कि बस आप पढ़ लीजिए, ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन मंगलमय हो। मैं इसी आशा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।